Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. In today's class, we will learn the working of English with the Hindu editorial experiments. So, without wasting any time, let's start the class. तो आज अपने एडिटोरियल का डेप्थ एनालिसिस करके वहाँ पे इंग्लिश की वर्किंग सीखेंगे कि रियल में इंग्लिश कैसे वर्क करती है, कैसे उसके एलिमेंट्स वर्क करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, इंग्लिश तैयार करने का। ठीक है, क्योंकि अपनी यही क्लासेस रहती है। एक क्लास अपनी वर्किंग को सीखते हैं, अपने लर्निंग करते हैं वर्किंग की, और एक क्लास में अपने क्या करते हैं, एप्लीकेशन यूजेस देखते हैं, किस तरीके से उससे जो आपकी वर्किंग जो आपने सीखी है उसको इंप्लीमेंट करना होता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पहले टाइटल पढ़ लेते हैं, हेडिंग पढ़ लेते हैं एडिटोरियल की। तो यहाँ पे इसने बोला है नेचुरली सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसा, नेचुरल तरीके से किया गया चुनाव, सिलेक्शन उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। बहुत सारे बोलेंगे सर सिलेक्शन नाउन है, तो यहाँ एडजेक्टिव आना चाहिए, नाउन कैसी है तो एडजेक्टिव आना चाहिए नाउन के लिए। तो यहाँ पे देखो जो टाइटल या हेडिंग होती है वो हिंट देता है। तो यहाँ पे जो बात है वो ये नहीं बोली गई कि सिलेक्शन कैसा है, सिलेक्शन नेचुरल ऐसे नहीं बोला। उन्होंने कहा चुनाव करना है, किस तरीके से, नेचुरल तरीके से करना है, एक्शन करना है ना। तो इसका मतलब आपका एक्टिविटी के लिए क्या आएगा, आपका एडवर्ब भी आती है कि कोई चीज कैसे हो रही है तो उसके लिए एडवर्ब आती है। तो रियल में ये हिंट दे रहा है। तो यहाँ से पूरी बात पढ़ेंगे, अगर डेप्थ मीनिंग देखें तो ये है कि सिलेक्शन चुनाव किस तरीके, नेचुरल तरीके से आप चुनाव करो। आगे पढ़ते हैं किस पे, आपका एडिटोरियल ऑन वैक्सीनेटिंग द वल्नरेबल इन 18+ ग्रुप। जो 18+ ग्रुप है, 18 अबव वाले हैं, उनमें जो वल्नरेबल है, जो कमजोर है, वीक है, जो इजीली, वैक्सीनेशन की बात हो रही है ना, उनकी वैक्सीनेट करने की, तो मतलब उनको टीकाकरण वगैरह करने की, जो कोविड की वैक्सीन है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो वहां पे ये बात कर रहा है कि 18+ ग्रुप में जो वल्नरेबल है, जो इजीली एक्सपोज हो सकते हैं डिजीज के, जो ज्यादा सेंसिटिव है डिजीज की तरफ, जिनकी इम्यून पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, उनकी वैक्सीनेटिंग के ऊपर इसने फोकस किया। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये एक जनरल अवेयरनेस की फॉर्म में भी आज का एडिटोरियल आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से अपने हेडिंग पढ़ पा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी प्रेजेंट के अंदर जो चल रही है सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग अभी आपको पता है जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं हो पा रही, सप्लाई नहीं हो पा रही वैक्सीन वगैरह की। तो यहाँ पे इसने बोला कि जब सभी को आप नहीं दे पा रहे वैक्सीन एक साथ, तो इसके कारण के डेथ वगैरह भी बढ़ रही है। तो पहले उनको मतलब सिलेक्शन करो, उनका चुनाव करो जो वल्नरेबल है, जो वीक हैं, तो उनको चुनाव करके पहले उनको प्रोवाइड करो। जितनी वैक्सीन आ रही है उनको पहले उनको प्रोवाइड करो, क्योंकि जिनकी इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग है उनके इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी की आई थिंक इसमें ये बात करेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, और जो गवर्नमेंट के लिए एक पॉलिसी वगैरह की बात करेगा। यहाँ पे एडवाइस की फॉर्म में हो सकता है, अगर अपने पढ़ेंगे तब पता लगेगा अपने को। तो अगर एडवाइस की फॉर्म में ऐसी बात है जैसी अपनों ने अभी सोची है हेडिंग को देखकर, तो बहुत ही शानदार चीज है रियल के अंदर, क्योंकि पहले वल्नरेबल पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि जिनकी इम्यून पावर अच्छी है तो उनके तो इतना ज्यादा इफेक्ट होगा भी नहीं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर समरी की फॉर्म में इसने क्या बोला है वो देख लेते हैं। यहाँ से मोटी मोटी बातें अपनी क्लियर हो जाएगी कि एडिटोरियल बोलना क्या चाहता है। उसके बाद अपने वर्किंग पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे बोलना क्या चाहता है उसका मीनिंग अपने को मिल जाएगा, और फिर एडिटोरियल स्टार्ट करके अपने वहां पे वो हर एक जो एलिमेंट है उसकी कंप्लीट वर्किंग को देखेंगे। क्यों रियल अपना देखो, ये भी तो अपना है कि मतलब ये भी है कि मीनिंग पढ़ना है अपने को कि वो बोलना क्या चाहता है, वो चीज भी अपनी को पता होनी चाहिए कि ये एडिटोरियल बोलना क्या चाहता है। और उसके बाद में ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए ये है कि वर्किंग कैसे हो रही है, क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं एडिटोरियल से इंग्लिश सीख रहे हैं। समझ में आ रही चीज? तो मेन जो अपना फोकस है वो इंग्लिश सीखने का है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। क्योंकि हिंदी पढ़ाने वाले तो आपको खूब मिल जाएंगे, डायरेक्ट मीनिंग देने वाले तो, ठीक है। तो अपने को इंग्लिश तैयार करनी है, एग्जाम फाइट करना है। आगे बात करें, इसने बोला है जो समरी के अंदर, प्रायोरिटाइजिंग, प्रायोरिटाइज का मतलब प्राथमिकता देना, पहले कौन बाद में कौन, इस तरीके से प्रायोरिटाइजिंग द वल्नरेबल को प्रायोरिटाइज करना। तो प्रायोरिटाइजिंग जैसे आईएनजी दिखता है तो आप नोट डाउन आपने किया हुआ है, नहीं किया तो जो न्यू स्टूडेंट्स है वो नोट डाउन कर लो। आपको मैंने बोला है आप नोटबुक साथ में रखा करो क्लासेस के, तो उसमें नोट डाउन कर लो कि जैसे ही आपको आईएनजी दिखे एक्शन की फॉर्म में, तो वहां पे आपको क्या होगा, 4 वर्किंग दिखनी चाहिए। क्या, फर्स्ट चेकिंग कैसे करनी है, ये जो ऑर्डर मैं बता रहा हूं उसी ऑर्डर में चेक करना है। फर्स्ट पहले आपको क्या, फर्स्ट रैंक पे फर्स्ट पे क्या रहेगा आपका मेन एक्शन, उसके बाद में आपका रहेगा एडजेक्टिव, देन आपका क्लोज एंड देन जेरेंड। देखो जेरेंड और क्लोज में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा यहाँ पे इंट दे दूं, आगे अपने काम आएगा, वहां पे टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। क्लोज एक्स्ट्रा एक्शन होता है, तो उसको जिसके लिए यूज हुआ है आप चेक किया करो। कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब किसका एक्स्ट्रा एक्शन होगा, नाउन का ही होगा। तो कोई भी उस सेंटेंस के अंदर नाउन है, उसका एक्स्ट्रा एक्शन बन सकता है क्या, वो उसकी एक्टिविटी बन सकता है क्या वो।
अगर उसकी एक्टिविटी बन रही है तो उसके साथ में आप खुद से एक अलग से सेंटेंस तैयार करके देख लिया करो। इज, एम, आर, वॉज, वर, डज, डू, डिड, मतलब जो भी आपको यूज करना है मॉडल वगैरह यूज करके एक सेंटेंस तैयार करके आप देख लिया करो, तो आपको पता लग जाएगा वहां पे कि वो उसका सेंटेंस बन सकता है नहीं बन सकता। उसका सेंटेंस बन सकता है इसका मतलब उसका एक्शन हो सकता है। सेंटेंस वैसे नहीं, सेंटेंस बन गया, सेंटेंस बनाकर उसका मीनिंग भी देखना है कि मीनिंग भी उसका सेंसिबल मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो मीनिंग दे रहा है, उसकी एक्टिविटी बन सकती है, तो वो उसका क्लोज है। और अगर सब्जेक्ट बन जाता है किसी सेंटेंस का, या फिर ऑब्जेक्ट बन जाता है एक्शन का, मतलब जिसपे तीर लग जाए, या फिर किसी प्रीपोजिशन वगैरह के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चला जाता है, बाइंड हो जाता है उसके द्वारा, तो वो जेरेंड है। ये दो चीजें बस आप ध्यान रखना, अपने आप जेरेंड क्लोज का पता लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मतलब सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, या फिर बाइंड हो गया किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, फोर्स, इन, ऑन वगैरह के साथ आ गया, दीवार के साथ, प्रीपोजिशन की दीवार के साथ चला गया, तो वो आपका क्या बन जाएगा? नाउन फॉर्म में होगा, तो जेरेंड बनेगा। बचा हुआ आपका क्या है? एक्शन है। अगर एक्स्ट्रा एक्शन की फॉर्म में, मतलब और जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी बाइंडेड है, वो फ्री नहीं है, और उसके लिए वो क्या कर रहा है? वहां पे एक्स्ट्रा एक्शन बता रहा है कि उसकी एक्टिविटी हो सकती है, तो वो आपका क्लोज है। क्लोज जेरेंड का समझ में आया? तो ठीक है, अब एग्जांपल की फॉर्म में आगे देखेंगे तो पता लग जाएगा। अभी इसको अपने देखते हैं, यहीं से पता लग जाएगा। प्रायोरिटाइजिंग, प्रायोरिटाइज का मतलब प्राथमिकता देना। तो मेन एक्शन होगा क्या? मेन एक्शन होने के लिए उससे पहले होना चाहिए मॉडल वगैरह। तो मॉडल वगैरह किस फॉर्म में होना चाहिए? कि प्रायोरिटाइजिंग मैंने आपको टेंस करवा दिए, अब आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए जिसने टेंस कर लिए। समझ में आई चीज? तो टेंस करवा दिए, इसका मतलब क्या है? प्रायोरिटाइजिंग एक्शन की फॉर्म में लोगे तो उसको एक्शन बनाने के लिए बी चाहिए, उसके बाद मॉडल चाहिए। तो प्रेजेंट में आना चाहिए तो इज आना चाहिए, पास्ट में आएगा तो क्या आएगा आपका? वॉज वर आएगा, प्रेजेंट में इज, एम, आर आएगा। ठीक है, फ्यूचर में विल बी आएगा पॉसिबिलिटी की फॉर्म में, कैन बी आ सकता है, शुड बी, इस तरीके से आना चाहिए। तो आगे तो कोई इसके मॉडल है ही नहीं, तो मेन एक्शन तो ये है ही नहीं। तो इसका मतलब मेन एक्शन की वर्किंग क्रॉस 3 बची। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके बाद में नाउन होना चाहिए, प्रायोरिटाइज करने वाली कोई चीज। लेकिन इसके बाद में वल्नरेबल है, चलो बोल सकते हैं अपने वल्नरेबल लोगों की बात है, जो कमजोर है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, 18+ ग्रुप में। लेकिन उन दोनों के बीच में क्या आ गया? द आ गया, और द बीच में आ गया, इसका मतलब क्या? दोनों को स्प्लिट कर दिया, तो उसको अलग कर दिया, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। एडजेक्टिव अगर अपने लेकर चलते हैं इसको, प्रायोरिटाइजिंग को, इसको अकेला छोड़ दिया, और एडजेक्टिव आपका ऐसे अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन केस को छोड़कर। लेकिन ये रिफ्लेक्शन, ये तो क्या एडजेक्टिव कौन सा? एक्शन की फॉर्म में एडजेक्टिव बोल सकते हो, प्रायोरिटाइज करने वाला, इस तरीके, कैसा? प्रायोरिटाइज करने वाला, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका अकेला नहीं रह सकता एडजेक्टिव, इसका मतलब ये आपका एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, 2 वर्किंग गई। क्लोज की फॉर्म में देखें तो प्रायोरिटाइज करते हुए, वल्नरेबल को प्राथमिकता देते हुए गवर्नमेंट ने ऐसा किया, ऐसी कोई बात, इस मतलब ये सेंटेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई सेंटेंस हो तो आपका क्लोज है। और प्रायोरिटाइजिंग, पीछे से कोई तीर नहीं आ रहा, इसके ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा ना, ऑब्जेक्ट होने के लिए उससे पहले सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए था, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में जेरेंड नहीं है। उसके बाद में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में किसी प्रीपोजिशन के साथ में ऑन, फॉर वगैरह, इससे पहले कुछ नहीं है, तो प्रीपोजिशन की फॉर्म में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, बाइंडिंग की फॉर्म में भी जेरेंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचा सब्जेक्ट की फॉर्म में जेरेंड। तीसरा, सब्जेक्ट बन जाता है फिर ये जेरेंड हो सकता है, तो क्लोज भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है। 2 चीजें बची, पता कैसे लगेगा? पूरा सेंटेंस। क्लोज जेरेंड में हमेशा पूरा सेंटेंस ही देखना पड़ता, पहले पता लगता ही नहीं। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। प्रायोरिटाइजिंग द वल्नरेबल इन कोविड-19 वैक्सीनेशन। कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण है, उसमें वल्नरेबल को प्रायोरिटाइज करना। फॉर किसके लिए? फॉर 18+ ग्रुप। किसके लिए? वैक्सीनेशन किसके लिए? 18+ ग्रुप के लिए। 18+, जो 18 अबव है, उस ग्रुप के लिए जो वैक्सीनेशन है, कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है, उसमें वल्नरेबल को प्रायोरिटाइज करते हुए या करना। देखो, क्लोज होगा वो ऐसे बोलेगा, करते हुए। हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में क्लोज होगा वो ऐसे बोलेगा, ऐसा करते हुए किसी ने कुछ और किया। ठीक है, और जेरेंड की फॉर्म में क्या होगा? ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा है, तो वो जेरेंड केस होता है आपका। ठीक है, तो हिंदी के अंदर बात करें तो इज एसेंशियल, वो अनिवार्य है, जरूरी है, अपने बोल सकते हैं, सॉरी, तो वो क्या है? जरूरी है। एसेंशियल वो क्या है? जरूरी है, अनिवार्य है। इसका सब्जेक्ट ढूंढने चलो जल्दी। आपको पता है सेंटेंस का, मैंने आपको टेंस करवा दी, वहां पे मैंने क्लियरली बोला था सेंटेंस को चाहिए कैसा? फ्री एंड फ्रेश। सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो नोट डाउन कर लो नोटबुक में। तो फ्री एंड फ्रेश चाहिए, तो 18+ ग्रुप पूरा एक है ना, ग्रुप की क्वालिटी है कैसा? 18+ वाला, तो पूरा ग्रुप एक ही है। इसको कौन खा गया? 4 खा गया, बाइंड कर दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चला गया, फ्री नहीं रहा। 4 यूज है ना, फ्री कैसे नहीं रहा? 4 के लिए, किसके लिए? 18+ ग्रुप के लिए। तो 4 किसके लिए? 18+ ग्रुप के लिए। तो 4 किसको लेकर जा रहा है? किसके लिए यूज हुआ है?
4 18 प्लस ग्रुप के लिए यूज हुआ है, इसका मतलब 4 18 प्लस ग्रुप के लिए यूज हुआ है, इसका मतलब 18 प्लस ग्रुप को 4 अपने साथ ले गया, बाइंड कर दिया प्रीपोजिशन ने, तो नहीं बना। कोविड-19 जो वैक्सीनेशन कंप्लीट है उसको कौन खा गया, इसी तरीके से इन खा गया। वल्नरेबल पे प्रायोरिटाइज का तीर लग गया, क्योंकि एक्शन है ना, प्रायोरिटाइजिंग द वल्नरेबल, क्योंकि एडजेक्टिव होता तो अलग बात थी, लेकिन एडजेक्टिव नहीं बना, एडजेक्टिव होता तो डिपेंड हो जाता, फिर वो एक्शन नहीं होता, लेकिन यहां बोल रहा है प्रायोरिटाइजिंग द वल्नरेबल, प्रायोरिटाइज करना, तीर लग रहा है ना यहाँ पे एक्शन का, इसका मतलब क्या है, प्रायोरिटाइज का तीर लग गया वल्नरेबल पे, वो सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट कौन बना, प्रायोरिटाइजिंग बना, इसका मतलब जैसे सब्जेक्ट बना, इसका मतलब ये आपका क्या है, जेरेंड है। तो अगर ऐसा होता कि वल्नरेबल को प्रायोरिटाइज करते हुए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, एक नई पॉलिसी लॉन्च की, फिर तो आपका क्लोज जाता, लेकिन यहां कोई और है ही नहीं जिसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो प्रायोरिटाइजिंग। किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, किसी की नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में बाइंड होते जा रहे हैं। समझ में आई चीज, इसका मतलब क्या है, ये खुद सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस क्या है कि वल्नरेबल को, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को छोड़ दो मीनिंग समझने के लिए, वल्नरेबल को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, प्रायोरिटाइजिंग इज इसेंशियल, प्रायोरिटाइजिंग खुद क्या है, इसेंशियल है। कैसा है प्रायोरिटाइजिंग, इसेंशियल, जरूरी है, तो ये इसेंशियल है, वो क्या है, प्रायोरिटाइजिंग का एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रायोरिटाइजिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, मतलब जेरेंड है, जेरेंड मतलब नाउन है ना, नाउन फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो जैसे ही इज एजुकेटेड, एजुकेटेड किसका एडजेक्टिव है, ही का, ही वह कैसा है, एजुकेटेड है, प्रायोरिटाइजिंग कैसी है, जरूरी है। समझ में आई चीज, तो जेरेंड का भी एडजेक्टिव हो सकता है। एक पॉइंट और क्लियर, एक नई वर्किंग आई है, क्या जेरेंड का भी एडजेक्टिव हो सकता है, क्योंकि वो नाउन है, नाउन का एडजेक्टिव हो सकता है, उसकी क्वालिटी बताने वाला, तो जेरेंड कैसा है तो उसका एडजेक्टिव। क्लियर हुआ, ये समझ में आया, तो वो ज्यादा डेप्थ में अपनों ने कर लिया इसको, क्लोज और जेरेंड को। अब क्लोज जेरेंड में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड में भी लेंगे, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं, अपने चीजें सारी क्लियर होती जाएगी, आपके हर वर्किंग क्लियर होगी। स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को, तो शुरू करें। व्हेन सप्लाई इज फाइनाइट, जब क्या है, सप्लाई, सप्लाई का मतलब जो सप्लाई की जा रही आपूर्ति है किसी चीज की, इज फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या है, सीमित, लिमिटेड, लिमिटेड है। इट इज ए, ये एक है, ये जो आपको हाईलाइट किए हुए दिख रहे हैं, फाइनाइट, वर्जनिंग, टैलरिंग, ऑप्टिमल, प्रूडेंट, ये आपके लिए वोकेब है, ये वोकेब आपको तैयार करनी है, याद करनी ही करनी है। आपको एक बोला गया है कि एक अलग से नोटबुक होनी चाहिए आपकी वोकेब की, उसके अंदर इसको नोट डाउन करना और फिर इनको यूज करना डेली लाइफ में। जैसे फाइनाइट, ऐसे बोल सकते हैं कि अभी अपने पास फाइनाइट डेज हैं, किसके लिए, प्रिपरेशन के लिए, इनफाइनाइट नहीं है, एक ना एक दिन एग्जाम जरूर आएगा, ठीक है, तो फाइनाइट है, इस तरीके से आप बोल सकते हो, यूज कर सकते हो। बर्जनिंग का मतलब क्या होगा, बर्जनिंग, अभी जैसे ये डिमांड के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे किस तरीके से यूज करोगे, डेली लाइफ में यूज करो, घर वालों को बोलो, कहीं किसी को भी बोलो कि डिमांड है वो बर्जनिंग, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रही है डिमांड। और ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मेरी नीड है, आवश्यकता है किसकी, जॉब की, वो इस पॉइंट पे बर्जनिंग फॉर्म में है, मेरी आवश्यकता बर्जनिंग फॉर्म में है, आई हैव ए बर्जनिंग नीड ऑफ द, अपने बोल सकते हैं जॉब, ठीक, ऑफ द जॉब, बर्जनिंग नीड ऑफ द जॉब, आई मीन ए बर्जनिंग नीड ऑफ द जॉब। इस तरीके से आप यूज करो, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करो, घर पे यूज करो, इस तरीके से आपके याद हो जाए। क्लियर है, आपके याद होगा, सामने वाले के भी याद होगा, दोनों के फायदा है। तो इस तरीके से वोकेब करनी होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो व्हेन सप्लाई इज फाइनाइट, जब सप्लाई फाइनाइट है, सीमित है, इट इज ए नो ब्रेनर, ये क्या है, एक नो ब्रेनर। नो ब्रेनर का मतलब ब्रेन, ब्रेनर का मतलब ब्रेन लगाना, दिमाग लगाना, नो ब्रेनर दिमाग ना लगाना, मतलब ज्यादा दिमाग ना लगाना, मतलब ज्यादा टफ नहीं है, दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ये ज्यादा टफ नहीं है, इजी बात है। क्या इजी है, दैट, दैट की 3 वर्किंग, की, जो, वह, सबसे पहले पढ़ेंगे की, फिर पढ़ेंगे जो, फिर वह, की सेटिस्फाई हो तो ठीक है, नहीं तो जो वह को चेक करेंगे, नहीं तो चेक नहीं करेंगे अगर वो सेटिस्फाई होता है तो इट इज ए नो ब्रेनर, ये एक नो ब्रेनर है, मतलब इजी सी बात है कि क्या, कि ए बर्जनिंग डिमांड, एक जो बर्जनिंग बढ़ती हुई जो डिमांड है, मांग है, विल नॉट बी मेट, वो मेट नहीं होगी, वो नहीं मिलेगी। मीट का मतलब मिलना भी होता है, पूरा होना भी होता है, तो वो डिमांड पूरी नहीं होगी। तो ये जब सप्लाई आपकी फाइनाइट है, लिमिटेड है, तो डिमांड, जो बढ़ती हुई डिमांड है, वो कैसे आपकी पूरी हो जाएगी, उसके लिए तो इनफाइनाइट फॉर्म में सप्लाई चाहिए, बोझा सप्लाई चाहिए। सप्लाई लिमिटेड है तो डिमांड जो बढ़ रही है वो पूरी नहीं हो पाएगी, ये बात इसने बोली है, बिल्कुल इजी सी बात है, तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे अपने देखें तो इस इज का सब्जेक्ट है वो क्या है, इट है, इस इज का सब्जेक्ट है वो सप्लाई है। यहाँ पे वैन आप जब पॉइंट दिए हैं, फाइनाइट इससे सेटिस्फाई हो रहा है, इस इज से नो ब्रेनर सेटिस्फाई हो रहा है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, दैट की अलग से सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, बात को कनेक्ट कर रहा है। ए बर्जनिंग डिमांड, विल का सब्जेक्ट है तो वो सेटिस्फाई हो गया,
नॉट बी मेट, ये पूरी बात हो गई। तो इसका मतलब क्या है, आपके हर एक एलिमेंट आपका सेटिस्फाई होना चाहिए सेंटेंस का, अदरवाइज सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। तो पूरी बात अपनी यहाँ पे होगी। अब आगे पढ़ते हैं टेलरिंग। जैसे ही आईएनजी दिखा, फॉर वर्किंग दिखेगी, क्या क्या वर्किंग दिखेगी, मैन एक्शन, उसके बाद में आपका क्या होगा, एडजेक्टिव, देन क्लोज एंड देन जर्ब। अब देखते हैं यहाँ पे टेलरिंग सप्लाई। तो यहां पे मैन एक्शन नहीं होगा, इससे पहले इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शुड बी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कैन बी वगैरह कुछ नहीं है। गया अभी अपने देखा था ना कैसे, पीछे बताया था मैंने, दोबारा नहीं बताऊंगा उतना डिटेल में। तो टेलरिंग, वैसे टेलर का मतलब क्या होता है, टेलर का मतलब सिलना, टेलरिंग का मतलब सिलाई करना। सिलाई करना मतलब सिलाई करना, इसका मतलब किसी चीज को अपने सिलाई करते हैं, इसका मतलब किसी पर्सन के लिए सिलाई करते हो। मीनिंग आपको मैं बता रहा हूं कैसे मीनिंग लेना होता है। किसी पर्सन के लिए कोई कपड़ा सिलाई कर रहा है टेलर, तो वो उसके अकॉर्डिंग कर रहा है ना, उसके अनुसार, उसके अनुकूल बना रहा है, उसके उपयुक्त बना रहा है ना। तो टेलरिंग का मतलब होता है उपयुक्त बनाना, ठीक है, अनुसार, अनुकूल बनाना किसी के। तो टेलरिंग सप्लाई, तो सप्लाई कैसी है ये, या तो सप्लाई ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। टेलरिंग सप्लाई, सप्लाई कैसी है, उपयुक्त बनाने वाली। सप्लाई किसी चीज को उपयुक्त बना रहा है क्या, सप्लाई किसी को उपयुक्त बना रहा है क्या, ये तो हो जाएगा एडजेक्टिव, अगर ये मीनिंग आ जाता है तो पूरे सेंटेंस के बाद में। और अगर ऐसे होता है सप्लाई को ही उचित बनाना है, सप्लाई ही सही बनानी है, सही तरीके से करनी है, तो सप्लाई को ही उचित बनाना है, तो सप्लाई को उचित बनाना है, तो उचित बनाने का तीर लगेगा सप्लाई पे, और जैसे तीर लगेगा तो वो एक्शन बन जाएगा। यहां आपको डिफरेंस मिलेगा किसमें, एडजेक्टिव और जेरेंड, क्लोज, मैन एक्शन, इनमें आपको डिफरेंस मिलेगा। एडजेक्टिव होता है वो क्वालिटी होती है कि किस टाइप की सप्लाई है, और जो एक्शन होता है, मैन एक्शन, जेरेंड, क्लोज, तीनों एक्शन होते हैं, वो एक्शन चलाते हैं उस नेक्स्ट वाली नाउन पे, ठीक है। तो ये वाली बात है। जैसे इंटरेस्टिंग पर्सन, पर्सन कैसा है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट पैदा करने वाला है। अगर वो पर्सन खुद इंटरेस्ट पैदा कर रहा है तो वो क्या है, इंटरेस्ट पैदा करने वाला है। जैसे अगर सप्लाई खुद टेलर कर रही है तो वो कैसी है, टेलर करने वाली, इसका मतलब एडजेक्टिव, खुद कर रही है इसका मतलब कैसी है। और अगर टेलरिंग का उस पर तीर लग रहा है, एक्शन लग रहा है, तो वो एडजेक्टिव नहीं रहेगा, वो तीन चीजों में से एक होगा, मेन एक्शन, क्योंकि एक्शन की फॉर्म में आ गया तो मेन एक्शन, क्लोज एंड जेरेंड, जेरेंड भी एक्शन ही होता है, एक्शन एज ए नाउन होता है। तो इसका मतलब क्या निकला, अब आप खुद सोचो कि सप्लाई है वो उपयुक्त, उचित बना रही है क्या, किसी को उचित बनाने वाली सप्लाई है, या सप्लाई को ही उचित बनाना है, उपयुक्त बनाना है। अब पहले उसने बोला है ना ऊपर, सप्लाई फाइनाइट है, कम है, तो कम है इसका मतलब उसको यूटिलाइज करना है, सही तरीके से सप्लाई को यूज करना है। तो सप्लाई को ये सही तरीके से यूज करना मतलब उसको उपयुक्त बनाना है, इसका मतलब टेलरिंग का तीर लगेगा सप्लाई पे, इसका मतलब ये एडजेक्टिव भी नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस पूरा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो टेलरिंग सप्लाई या तो क्या है, कोई सप्लाई को टेलर करते हुए, अब क्लोज जेरेंड में देखें, और या सप्लाई को टेलर करना ऐसा है। तो देखो ये जेरेंड आपका है, वो आपका देखो ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी नहीं है, जैसे अभी अपनों ने बात की थी, ना ही ये आपका किस फॉर्म में है, प्रीपोजिशन की फॉर्म में, बाइंडिंग फॉर्म में भी नहीं है। बस एक केस में हो सकता है ये आगे सब्जेक्ट बने, अगर सब्जेक्ट बनेगा तो ये जेरेंड है, नहीं तो ये क्लोज होगा, अगर किसी का एक्स्ट्रा एक्शन होगा तो। चलो चलते हैं आगे, पढ़ते चलते हैं। टेलरिंग, एक बार इसको क्लोज की तरह लेकर चल रहा हूं मैं। टेलरिंग सप्लाई, सप्लाई को टेलर करना मतलब उपयुक्त बनाना, बनाते हुए फॉर ऑप्टिमल इफेक्ट, किसके लिए, ऑप्टिमल, उचित इफेक्ट के लिए, सही इफेक्ट के लिए, प्रभाव के लिए। वुड देन बी, वो तब होगा, क्या होगा, द प्रूडेंट वे, प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमता वाला, बुद्धिमानी वाला, वे तरीका होगा। वुड का सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं। वुड का सब्जेक्ट अपने को ऑप्टिमल इफेक्ट, इफेक्ट कैसा है, ऑप्टिमल, ऑप्टिमल इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो ये अपने आप पास हो जाएगा आगे। फोर इसके ऊपर अपना इफेक्ट दिखाएगा, एडजेक्टिव की क्वालिटी, नाउन एडजेक्टिव की क्वालिटी होती है, वो आगे पास करता है, तो पास कर देगा, तो ये दोनों मिलकर एक चीज बन जाएंगे। इफेक्ट कैसा है आपका, ऑप्टिमल, तो इफेक्ट को फोर खा गया। उसके बाद टेलरिंग सप्लाई है। अब अगर ये एडजेक्टिव है, जैसे आपका कंफ्यूजन अगर बचा हुआ है, तो सप्लाई इसका सब्जेक्ट बनेगा, कैसी सप्लाई, टेलरिंग सप्लाई। तो ये तो अपना इफेक्ट इसके ऊपर डाल के इस पे डिपेंड हो जाएगा, अब जो कुछ करेगा सप्लाई करेगा, तब तो सब्जेक्ट बनेगा सप्लाई, ठीक है। तो यहां पे अपने बात करें, और अगर ये आपका, क्योंकि अगर सप्लाई, अगर एडजेक्टिव बन जाए तो सप्लाई उसका सब्जेक्ट बन सकता है, और अगर ये एडजेक्टिव ना हो, ये जेरेंड या क्लोज हो, किसी फॉर्म में आगे तीर लगाने वाला हो, तो सप्लाई पे तीर लग जाएगा, तो टेलरिंग सब्जेक्ट बनेगा, तो अपने आप जेरेंड बनेगा। तो दो ही केस बचते हैं, जेरेंड या एडजेक्टिव। तो मुझे एक बात बताओ, अभी पता लगेगा कि जो सप्लाई है, कैसी सप्लाई है, एक बार रफ करते हैं इसको। सप्लाई आपकी कैसी है,
जो उपयुक्त बनाने वाली सप्लाई है वो क्या होगी, एक अहेड, अहेड का मतलब आगे, एक बुद्धिमत्ता वाला रास्ता होगा, एक बुद्धिमत्ता वाला रास्ता होगा या तरीका होगा। जो सप्लाई है, जो आपूर्ति है, वो एक तरीका होगा। क्या, टेलरिंग मतलब उचित बनाने वाली किसी चीज को। अब उचित किसको बना रही है ये भी मीनिंग नहीं आ रहा, कंप्लीट मीनिंग नहीं ले रहा ना। उचित बनाने, क्या उचित बनाने वाली, उचित बनाने वाली सप्लाई एक अच्छा रास्ता होगा। सोचो, अच्छा तरीका होगा, अच्छा उपाय होगा, ऐसे पढ़ो। उचित बनाने वाली सप्लाई अच्छा उपाय होगा। उचित बनाने वाली, क्या उचित बनाने वाली, मीनिंग आया। सप्लाई को उचित बनाना, सप्लाई को सही यूज करना, ठीक है, सप्लाई को सही से यूज करना तरीका होगा किसका, गवर्नमेंट का। तो मतलब क्या निकला, टेलरिंग सप्लाई, सप्लाई को टेलर करना, सही वे में काट छांट करके उसको अनुकूल बनाना, सप्लाई को अनुकूल बनाना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाना अच्छा तरीका होगा, अच्छा वे होगा। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, टेलरिंग। तो क्या होगा, जेरेंड, एडजेक्टिव जेरेंड में आई थिंक आप लोगों को कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, समझ में आई चीज। तो ये दोनों ही चीजें हो सकती थी। ऐसा ही सेंटेंस आपका क्या हो सकता था, सेम का सेम हो सकता, जैसे इंटरेस्टिंग पर्सन इज द रिक्वायरमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट होती है इंटरेस्टिंग पर्सन। इंटरेस्टिंग मतलब जो इंटरेस्ट पैदा करने वाला, जो लोगों को इंटरेस्ट दे, लोग उसमें इंटरेस्ट ले, तो इंटरेस्ट करने वाला, तो वहां पे सब्जेक्ट बनेगा। तो वो इंटरेस्टिंग नहीं, पर्सन को इंटरेस्टिंग बनाना ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्या है, कैसा पर्सन, इंटरेस्टिंग पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए उनको, समझ में आई चीज। तो ऐसा का ऐसा ही सेंटेंस, ऐसा का ऐसा सेम का सेम सेंटेंस, उसमें सप्लाई भी सब्जेक्ट बन सकता है, और ऐसा कैसा सेम का सेम है उसमें ये टेलरिंग भी सब्जेक्ट बन सकता है। ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है कि सर बहुत सारे सेंटेंस में हम देखते हैं कि वो आईएनजी लगता है, तो कई बार तो वो आईएनजी सब्जेक्ट बनता है और कई बार ये उसके बाद वाली नाउन। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, उस नाउन को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। तो कई बार क्या करते हैं कि सर हमने पढ़ा सेंटेंस न्यूज़पेपर वगैरह का या एग्जाम में देखा था, तो सर वो नाउन को हमने सब्जेक्ट तो बनाया था और उसको एडजेक्टिव, आगे वाली चीज को हमेशा एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं, तो उसको सब्जेक्ट बनाया सर, वो फिर मीनिंग नहीं दे रहा था, सेंसिबल मीनिंग नहीं आ रहा था। तो सेंसिबल मीनिंग आएगा कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट वो नाउन नहीं था, सब्जेक्ट वो जेरेंड था, उस नाउन पे तीर चल रहा है, वो था उसका सब्जेक्ट। समझ में आ रही चीज। तो ये होता है आपका जेरेंड। जेरेंड एडजेक्टिव में आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डिफरेंस क्या होता है, क्लियर है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसने बोला टेलरिंग सप्लाई, वो क्या होगा, तब क्या होगा, एक अच्छा वे होगा, सही वे होगा, ठीक है। ए स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी। अब उसने बोला, ऊपर वाली बात में बोला कि सप्लाई को टेलर करना अच्छा तरीका रहेगा, कि अच्छी बात रहेगी अगर टेलर करते हो सप्लाई को। ए स्ट्रेटेजी एक जो नीति है, योजना है, उपाय है। ए स्ट्रेटेजी दैट की, एक स्ट्रेटेजी की, स्ट्रेटेजी क्या है उसकी डेफिनेशन बता रहा है। की तरह लेकर चलेंगे फर्स्ट टाइम। स्ट्रेटेजी क्या है उसकी डेफिनेशन बता रहा है, स्ट्रेटेजी क्या है। ए स्ट्रेटेजी दैट की, आपका दैट डेफिनेशन बता रहा है की फॉर्म में, या सेंटेंस को कनेक्ट करता है। तो की द सेंटर वुड डू वेल, सेंटर अच्छा करेगा, सेंटर वुड डू वेल टू एम्प्लॉय, क्या करने के लिए अच्छा करेगा। टू आपकी दो वर्किंग मॉडल और आपका क्या है, आपका एक प्रीपोजिशन होता है, लेकिन उसके बाद में एक्शन है, इसका मतलब वो मॉडल है। तो पर्पस क्या है सेंटर का अच्छा करने का, एम्प्लॉय करना। एम्प्लॉय का मतलब काम पे लगाना, यूज करना। एम्प्लॉयमेंट देते हैं ना, रोजगार देना, काम पे लगाना, यूज करना, काम, ठीक है, काम में लेना। तो डू वेल टू एम्प्लॉय करने के लिए इन इट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एम्प्लॉय करने के लिए, काम में लगाने के लिए। क्या सेंटेंस का मीनिंग आया। इसने क्या बोला यहां पे कि जो आपका क्या है स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी को सेंटेंस मिला कुछ, स्ट्रेटेजी कहीं से सेटिस्फाई हुई, नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, फिर भी स्ट्रेटेजी को कुछ भी नहीं मिला। तो दो सबसे बड़े डाउट, एक तो स्ट्रेटेजी मुझे जल्दी से लाइव चैट के अंदर जल्दी बताओ, मैं सॉल्यूशन दूं उससे पहले बताओ कि ये ए स्ट्रेटेजी कहां से सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि मुझे तो इसका कोई आगे सेंटेंस नहीं मिला, पीछे से किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा मतलब बिल्कुल अजीब सा लगा। एक तो ए स्ट्रेटेजी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, दूसरा मेरे से क्या सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, ये सेंटेंस एम्प्लॉय वाला, कि ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट अच्छा करेगी यूज करने के लिए, यूज की फॉर्म में बोलो, काम पे लगाने के लिए या यूज करने के लिए। गवर्नमेंट अच्छा करेगी एम्प्लॉय करने के लिए, मतलब तैनात करने के लिए, काम पे लगाने के लिए, या आप ऐसे बोलो यूज करने के लिए। तो गवर्नमेंट अच्छा करेगी यूज करने के लिए,
क्या यूज करने के लिए? एम्प्लॉय समथिंग, किसी चीज को एम्प्लॉय तो करो। इसका मतलब क्या निकला? ये सेंटेंस भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, हो गया पूरा का पूरा खराब। दोनों बता दो जल्दी, अगर आपको पता है कि दोनों में क्या चीज है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया रियल के अंदर। अब लेते हैं अपने चेंजेस यहां पे। पहले अपने ढूंढते हैं पॉइंट कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसको करेगी, वुड डू वेल, अच्छा करेगी एम्प्लॉय करने के लिए, तो एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट ही करेगी ना। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसको करेगी, किसको यूज करेगी, क्या चीज यूज कर सकती है गवर्नमेंट? पीछे आगे देखना, आगे कुछ है क्या? आगे तो कुछ छोड़ा ही नहीं उसने, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तो इट्स किसके लिए यूज है? गवर्नमेंट के लिए। इट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तो इन खा गया, तो उस पर तो तीर एम्प्लॉय का लग ही नहीं सकता। किसी को एम्प्लॉय करेगी मतलब उस पर तीर छोड़ेगी ना एम्प्लॉय करने, एम्प्लॉय का। तो इसका मतलब किसे? किसी डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय करेगी, किसी स्टाफ को एम्प्लॉय करेगी, उसको तैनात करेगी वहां पे प्रोग्राम के अंदर। तो यहां पे तो कुछ दिया नहीं, तो पीछे ढूंढने चलो ना। बैक रिफ्लेक्शन लेता हो, और बैक रिफ्लेक्शन लेता है तब क्या होता है आपका? क्या होता है? सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। अगर नहीं आता तो एक वीडियो बनी हुई है सेकंड सब्जेक्ट क्लोज की, एलिमेंट्स, इंग्लिश एलिमेंट्स वर्किंग नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसको गो थ्रू कर लेना। सेकंड सब्जेक्ट क्लोज में लाइफ टाइम के लिए कभी डाउट नहीं आएगा, जिसको नहीं पता है। और जिनको पता है उनको तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो क्या करेगा यहाँ पे? इसका मतलब एम्प्लॉय की बात करें, पहले ये देखो, ये बैक रिफ्लेक्शन कहीं ना देता हो। सेकंड सब्जेक्ट क्लोज में ये भी तो बैक रिफ्लेक्शन दे सकता है, लेकिन ये बोल रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम, फिर सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब इन तो आप बैक रिफ्लेक्शन में नहीं लेकर जा सकते। अगर इनको आपने बैक रिफ्लेक्शन में ले लिया तो इट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम कहीं से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए इनको तो यहां पे रखना ही पड़ेगा, आगे के ऊपर इंपैक्ट देना पड़ेगा इसको, अगले वाले पे। अब क्या क्या एम्प्लॉय कर सकती है गवर्नमेंट? अब ये सेंटर तो हो नहीं सकता सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटर तो खुद ही एम्प्लॉय कर रहा है। उससे पीछे चलें, पीछे चलते जाओ, जहां पे आपको मिले वहीं पे पॉइंट देखेंगे। दैट की तरह है ए स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को एम्प्लॉय कर सकती है क्या? स्ट्रेटेजी को यूज कर सकती है गवर्नमेंट, स्ट्रेटेजी को यूज कर सकती है। इसका मतलब क्या निकला? जो एम्प्लॉय है उसका बैक रिफ्लेक्शन कहां जा रहा है? स्ट्रेटेजी पे। तो रियल में ये जो आपका सेंटेंस है, यहां तक कहां से? द सेंटर से लेकर एम्प्लॉय तक का ये जो आपका सेंटेंस है वो है सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। और किसका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज? ए स्ट्रेटेजी का। और जैसे ही ए स्ट्रेटेजी का सेकंड सब्जेक्ट क्लोज होता है तो दैट की नहीं रहता, दैट जो बन जाता है। दैट यूज करो चाहे ना करो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज में। यहां पे सेकंड सब्जेक्ट क्लोज में आप यूज करो चाहे ना करो, डायरेक्ट भी बोल सकते स्ट्रेटेजी द सेंटर वुड डू वेल टू एम्प्लॉय, जिसको मतलब इस तरीके से बोलेगा जिसको सेंटर एम्प्लॉय करेगा। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी जिसको सेंटर एम्प्लॉय करेगा। ठीक है, जिसको, ये जो की तरह वर्क करता है। क्लियर हुआ? तो ये हमारे सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सेकंड सब्जेक्ट क्लोज बड़ी ही शानदार वर्किंग। लेकिन मेरे अभी भी एक डाउट है। देखो मैंने आपका इतना बड़ा डाउट क्लियर किया, तो अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बदले में मुझे ये क्लियर कर दो कि ए स्ट्रेटेजी कहां से सेटिस्फाई हुआ। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ए स्ट्रेटेजी को सेटिस्फाई किया किसने? एम्प्लॉय के तीर ने। क्यों? बैक रिफ्लेक्शन में? ऐसा नहीं होता। जो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज में जो एक्शन होता है वो एक्स्ट्रा एक्शन ही होता है, क्योंकि क्लोज में जो एक्शन होता है वो हमेशा जिसके लिए यूज हुआ है उसका एक्स्ट्रा एक्शन ही होता है। चाहे वो आईएनजी क्लोज हो, चाहे वो ईडी क्लोज हो, चाहे सेकंड सब्जेक्ट। 3 क्लोज होते हैं, आईएनजी क्लोज, ईडी क्लोज, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। आईएनजी क्लोज जो उसकी एक्टिव एक्टिविटी को बताता हो, एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट बनाओ। ईडी पैसिव फॉर्म में एक्टिविटी को बताता हो, एक्स्ट्रा एक्शन को बताता हो। और सेकंड सब्जेक्ट क्लोज उस एक्टिविटी के साथ में उसका कुछ लेना देना है, एक टाइप से मान लो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बोल सकते हो, लेकिन उसको करने वाला कोई और है सेकंड सब्जेक्ट। जैसे यहां पे एम्प्लॉय, सेंटेंस अलग से देखोगे तो क्या होगा? सेंटर वुड डू वेल टू एम्प्लॉय ए स्ट्रेटेजी। तो वहां उसका पार्ट है उस सेंटेंस का वो, लेकिन उस सेंटेंस का जो एक्शन है उसका सब्जेक्ट कौन है? करने वाला, वो सेंटर है। समझे जी? कोई दूसरा सब्जेक्ट, तभी तो बोलते हैं दूसरा सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो बैक रिफ्लेक्शन से ऐसे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो क्या होगा? ये भी आपकी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एक सेंटेंस की फॉर्म में सोचो आप, मिस्टर जॉन द प्रोफेसर इज कमिंग। मिस्टर जॉन द प्रोफेसर इज कमिंग। मिस्टर जॉन इज कमिंग। द प्रोफेसर इज कमिंग। मिस्टर जॉन द प्रोफेसर
इज कमिंग। मिस्टर जॉन जो कि क्या है, प्रोफेसर है। ये उस तरीके की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आप बोल सकते हो इसको अलियास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसका नाम देंगे अपने क्या, अलियास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अलियास का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा नाम, उर्फ। उर्फ बोलते हैं ना, जैसे अपने कोई भी नाम, जैसे रमन सिंह उर्फ पप्पू जलेला, ठीक है, ऐसे नाम होते हैं नहीं। जैसे विक्रांत उर्फ काड़ू, ठीक है, इस तरीके से होता है कि नहीं होता। तो वो चीज है आपका। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये यूज होगा अलियास फॉर्म में। आप बोल सकते अलियास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बोल सकते हो इसको, उर्फ वाली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो ये रियल में किसके लिए, फिर ये है किसके लिए वो अलियास, ये पूरी बात के लिए है, ये पूरी बात के लिए। अब यहां पे आपके रूल्स खत्म हो जाते हैं, पूरा सेंस पे जा रहा है कि सप्लाई को टेलरिंग करना एक अच्छा तरीका होगा, ए स्ट्रेटेजी, जो एक स्ट्रेटेजी है जिसको स्टेट क्या करेगा, एम्प्लॉय करेगा। मतलब सप्लाई को टेलर करना एक अच्छा रास्ता होगा, अच्छा वे होगा, जो एक स्ट्रेटेजी है जिसको, जो एक स्ट्रेटेजी है जिसको सेंटर एम्प्लॉय करेगा वैक्सीनेशन में, इस तरीके से। तो बड़ा ही शानदार सेंटेंस, क्लियर हुआ, बड़े ही शानदार सेंटेंस है सारे के सारे। तो इतना अपने समझ में आ गया। वुड का मतलब मिनिमम पे बात कर रहा है कि ऐसी वो बोल रहे हैं कि टेलरिंग करो, सेंटर को बोला जा रहा है कि सेंटर करेगा। अब जरूरी नहीं है करेगा कि नहीं करेगा, तो मिनिमम पे पॉसिबिलिटी। विल का मतलब सेंटर ने बोल दिया कि हम करेंगे तो विल लेकर आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये खुद से ही बोल रहा है कि सेंटर ऐसा करेगा। मतलब जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग सेंटर को ऐसा करना चाहिए तो ऐसा करेगा, उस तरीके से बात कर रहा है। और ऐसे सेंटर वुड डू का मतलब यहाँ पे फिर मिनिमम से मतलब खुद से बोल रहा है, मतलब सेंटर ने अभी ऐसा बोला नहीं है इसलिए विल नहीं आया, ठीक है। आगे बात करें दो का मतलब हालांकि, बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्ररी। मतलब जब दो लग गया तो उसके दूसरे वाली बात होनी नहीं चाहिए, फिर भी वो हो गई, ऐसा होने के बावजूद ऐसा हो गया, ठीक है। तो वो आपका दो होता है। दो दैट आइडियल, आइडियल का मतलब जो आदर्श है, जो उचित चीज है, ठीक है। दो द आइडियल डिस्टेंट एट दिस स्टेज, जो कि इस स्टेज पर, इस पोजीशन पे, इस स्तर पे, लेवल पे क्या एक डिस्टेंट है, दूर है, दूर है मतलब अचीव करना दूर है उस आइडियल को, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंट है वो सेम का सेम स्ट्रेटेजी वाला केस, मिस्टर क्लार्क द सीईओ, मिस्टर जॉन द प्रोफेसर, ठीक है, सेम का सेम वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है किसकी, आइडियल की। अब मैं ये डायरेक्ट बता रहा हूं आपको क्योंकि अब मैंने इतना ज्यादा डीप में आपको करवा दिया डेप्थ के अंदर, तो अब थोड़ी सी स्पीड लेंगे यहाँ पे, नहीं तो अपनी अब पूरा एडिटोरियल नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि पूरे में ये बहुत शानदार आपकी क्या है, शानदार तो लैंग्वेज है इसकी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिसने खुद से किया होगा उनको समझ में भी नहीं आया होगा, तो इसलिए इसको करना जरूरी है। दो द आइडियल, हालांकि जो आइडियल है, आदर्श है, इज टू अचीव, वो अचीव कर, इसका सब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंट एट दिस स्टेज, तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चला गया, आइडियल इसका सब्जेक्ट है, द आइडियल। अब इसको एक बार आप रिमूव कर सकते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, आपको समझ में आ जाएगा। आइडियल जो कि अभी पाना मुश्किल है। दो द आइडियल इज टू, वो है क्या करने के लिए, पर्पज क्या है, उसके होने का पर्पज क्या है। जैसे ही इज टू सोल्व द पजल, जैसे बात करें किसी बंदे को एम्प्लॉय किया गया, गाइड को एम्प्लॉय किया गया, ही इज टू क्लोज, ओपन एंड क्लोज द डोर, वो क्या करने के लिए, उसका पर्पज क्या होने का, वहां होने का, खड़ा होने का। ही इज टू, ही इज हेयर टू क्लोज एंड ओपन द, ओपन एंड क्लोज द डोर, वो यहां है क्या करने के लिए, दरवाजा बंद और खोलने के लिए, ओनली पर्पज, होने का पर्पज, ठीक है। ही इज हेयर टू सोल्व दिस सिचुएशन, दिस पजल, ठीक है। तो वो यहां है, उसके यहां होने का पर्पज क्या है, सिचुएशन को सोल्व करना, पजल को सोल्व करना। क्लियर हो पा रहा है आप लोगों की, समझ में आ रही है चीज। तो ये पर्पज की फॉर्म में इन्फिनेटिव काम करते हैं। तो टू आपका ऐसे मॉडल है, टू अचीव, प्राप्त करना, पाना, किसको, वैक्सीनेशन को, पूरा करना, वैक्सीनेशन ऑफ द, किसकी, ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, सारी की सारी पूरी जनसंख्या की, और एनफ, और पर्याप्त, या फिर पर्याप्त है, टू क्या करने के लिए, क्रिएट हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड का मतलब झुंड की फॉर्म में, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधकता को क्रिएट करने के लिए, तैयार करने के लिए। और का रिफ्लेक्शन ढूंढने चलते हैं। तो और का रिफ्लेक्शन कहां से होगा, एक एलिमेंट होना चाहिए, तो एक एलिमेंट अपना यहां पे आता है, यहां पे आता है, कहां पे, इस जगह पे, एंटायर पॉपुलेशन एक एलिमेंट है। आपको बैक चलते जाना है, रिफ्लेक्शन मिलेगा, थोड़ा डेप्थ में बताऊंगा, आगे स्पीड में बताऊंगा। तो यहां से लेंगे तो सेंटेंस देखो, जहां से आप रिफ्लेक्शन लेते हो एंड या और का, वहीं से आपको दो सेंटेंस तैयार करने हैं। एक सेंटेंस तो क्या होगा, जो जिस पॉइंट पे आप कट मार रहे हो ना, स्प्लिट कर रहे हो, उसके आगे का, और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो और के बाद का।
समझ में आ रही चीज? तो जो उससे आगे का है उसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सही है, आया हुआ है। अपने को चेक करना है रिफ्लेक्शन, इसलिए अपने को नेक्स्ट वाला सेट होना चाहिए, तभी उस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा। तो ऑफ के बाद से लेंगे इज टू अचीव, वो अचीव करने के लिए वैक्सीनेशन किसका? ऑफ एन, पर्याप्त का वैक्सीनेशन। पर्याप्त के टिक्का लगाओगे क्या? टिक्का तो पॉपुलेशन के लगाओगे ना, लगा दिया पर्याप्त के टिक्का, अगर कोई लगा सकता है तो लगा देना, ठीक है। पर्याप्त के टिक्का नहीं लगेगा ना, इसका मतलब क्या हुआ? यहां से नहीं है। अब यहां देखते हैं इस पॉइंट पे, तो क्या हो गया? आइडियल इज टू अचीव, आइडियल है क्या करने के लिए? वैक्सीनेशन प्राप्त करने के लिए। वैक्सीनेशन एनफ टू क्रिएट, इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए वैक्सीनेशन एनफ प्राप्त करने के लिए, वैक्सीनेशन एनफ प्राप्त करने के लिए। क्या वैक्सीनेशन एनफ प्राप्त करने के लिए? एनफ वैक्सीनेशन प्राप्त करने के लिए, पर्याप्त वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कैसा? एनफ, तो पहले आना चाहिए ना एडजेक्टिव, तो ये भी अपना गलत गया। अचीव के बाद में देखें क्या? टू अचीव क्या करने के लिए? एक तो वैक्सीनेशन प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए, और एक पर्याप्त प्राप्त करने के लिए। पर्याप्त प्राप्त करने के लिए, क्या पर्याप्त प्राप्त करने के लिए? क्या लगा रखा है? पर्याप्त प्राप्त, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है। प्राप्त प्राप्त क्या हो गया? पर्याप्त प्राप्त, ये हटा रहे हो एक बीच में, तो ये भी आपका मीनिंग नहीं आ रहा, मतलब साउंड नहीं दे पा रहा ना, सेंस नहीं दे पा रहा। टू के बाद देखना, वो है आइडियल जो है वो इज टू अचीव, वो प्राप्त करने के लिए, और इज टू एनफ, एनफ की तरफ है, क्योंकि जैसे टू लगेगा, टू लगते ही क्या हो जाएगा? आपका एनफ आएगा, तो ये नाउन की तरह ट्रीट होने लग जाएगा, एक टाइप से कोई एडजेक्टिव, एक टाइप से नाउन ही हो जाएगा, तो टू एज ए प्रीपोजिशन वर्क करने लग जाएगा। लेकिन एक ही एलिमेंट एक ही जगह पर दो वर्किंग नहीं दे सकता, एक बार में एक ही वर्किंग करेगा वो, ठीक है, दो दो काम नहीं कर सकता। समझ में आ रही चीज? इसका मतलब क्या निकला? बैंक में तो भाई करवा लेते हैं, ठीक है, दो क्या पता नहीं कितने, दो 10-10 काम करवा लेते हैं एक ही बंदे से, ठीक है, वो बात अलग है। तो यहां पे हमने बात करें, इसका मतलब यहां से तो वैसे ही फॉर्मेट में ही गलत हो गया। अब इज के बाद में देखना, आइडियल इज टू अचीव, आइडियल प्राप्त करने के लिए, या आइडियल इज एनफ, वो एनफ है, पर्याप्त है टू क्रिएट हर्ड इम्यूनिटी। तो यहां से बिल्कुल सही जा रहा है। क्या दो सेंटेंस क्या बनेंगे? हालांकि आइडियल क्या है? एक तो क्या है, या हालांकि जो आइडियल आपका क्या है? वैक्सीनेशन को पूरा करने के लिए, या फिर आइडियल आपका वो पर्याप्त है इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए। हालांकि या तो वो क्या है? वैक्सीनेशन को पूरा करने के लिए, या फिर पर्याप्त है इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए। तो बात तो एक ही होगी नहीं, या तो पूरी तरह से वैक्सीनेशन दे रहे हो आप सभी को, या फिर पूरी तरह से इम्यूनिटी तैयार कर रहे हो पर्याप्त फॉर्म में, तो दोनों बातें एक ही है ना, या लगा है। तो दोनों ही केस में हालांकि आइडियल इस तरीके से, मतलब आइडियल होने का पर्पज ही क्या है? जो रियल में आइडियल आदर्श जो बनाया गया है, जो मेन टारगेट की फॉर्म में जो आइडियल उनका बनाया गया है, योजना जो है वो क्या है? या तो क्या करे, पूरी पॉपुलेशन को क्या करे, वैक्सीनेशन किया जाए, या फिर एनफ हो कि हर्ड इम्यूनिटी, मतलब पूरे झुंड की फॉर्म में इम्यूनिटी दी जाए सभी को। दोनों एक ही बात है। हालांकि ऐसा है, फिर भी हालांकि ऐसा है, हालांकि उनका आइडियल ये है, आदर्श ये है, किसी का आदर्श मतलब वो उसको फॉलो करता है, तो एक टाइप से ये टारगेट बोल सकते हो। हालांकि उनका टारगेट ये है, फिर भी क्या हुआ? सप्लाई कंसीडरेशन, जो सप्लाई है उसकी जो कंसीडरेशन है, मतलब सप्लाई जो जैसी सप्लाई है, जिस तरीके की सप्लाई हो रही है, उसकी जो कंसीडरेशन है, उसके विचार है, उसको कंसीडर करना है, सप्लाई को भी ध्यान में रखना है ना। वो सप्लाई का जो ध्यान है, कैसी सप्लाई है, ऐसा जो ध्यान है, विल नेसेसरली पर्याप्त उपयुक्त रूप से मीन मतलब देता है, प्राय देता है, अभिप्राय देता है। प्रायोरिटाइजेशन किसका? प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकता किसकी? ऑफ ग्रुप्स फॉर वैक्सीनेशन, जो ग्रुप्स है किसके लिए? वैक्सीनेशन के लिए जो ग्रुप्स है उनकी प्राथमिकता को क्या देता है? मीनिंग देता है। विल मीन, वो मीनिंग देगा, मतलब उसका मीनिंग यही होगा कंसिडरेशन का कि ग्रुप्स की क्या की जाए, उनको प्रायोरिटाइजेशन किया जाए, उनकी प्राथमिकताएं दी जाए। क्लियर है? समझ गए? तो पूरी बात को एक बार एक साथ पढ़ें तो क्या बोला इसने। अब अपने थोड़ा मीनिंग में भी ले लेते हैं, जैसे अदर्स पढ़ते हैं वैसे ही डायरेक्ट में बता देता हूं आपको स्पीड में, दूसरे कैसे पढ़ते हैं वो भी पता लग जाएगा आपको, दूसरे जो फैकल्टीज आपको कैसे पढ़ाती हैं। तो मीनिंग भी दे देते हैं अगर नहीं आया तो, कि जब सप्लाई आपकी फाइनाइट है, सीमित है, तो ये क्या है? कोई ब्रेनर वाली बात नहीं है, मतलब बिल्कुल ईजी सी बात है कि वो जो आपकी बढ़ती हुई डिमांड है वो मीट नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। और जो सप्लाई की जो टेलरिंग है, सप्लाई को अगर आप उचित तरीके से यूज करो तो वो एक अच्छा बुद्धिमत्ता वाला रास्ता हो सकता है, जो कि एक स्ट्रेटेजी है जिसके लिए गवर्नमेंट अच्छी तरीके से उस स्ट्रेटेजी को निभाएगी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के अंदर, उसको एम्प्लॉय करने के लिए, उसको लागू करने के लिए उस स्ट्रेटेजी को अच्छी तरीके से उस स्ट्रेटेजी को निभाएगी। डायरेक्ट मीनिंग इसका। उसके बाद में हालांकि जो आइडियल आपका है, जो मतलब टारगेट बोल सकते हो एक टाइप से गवर्नमेंट का,
जो कि अभी इस पॉइंट पे, जैसी सिचुएशन है उस पॉइंट पे वो अभी दूर है, मतलब उसको पाना पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है, इज टू अचीव, वो टारगेट आपका जो क्या करने का जो टारगेट है वो अभी पॉसिबल नहीं है। कौन सा टारगेट है, कौन सा आइडियल, या तो क्या करो, पूरी पॉपुलेशन को क्या कर दो, टीकाकरण कर दो, वैक्सीनेशन कर दो उनका, या फिर क्या वो एनएफ हो क्या करने के लिए, हार्ड इम्यूनिटी को, जो पूरा झुंड है उसकी इम्यूनिटी को जो है उसको पूरा का पूरा इम्यून करने के लिए, उनको रोग प्रतिरोधक बनाने के लिए, ठीक है। उसके बावजूद, यानी हालांकि ऐसा आइडियल उनका है, उसके बावजूद भी क्या है, फिर भी जो सप्लाई का कंसीडरेशन है कि सप्लाई कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, वो उसका आवश्यक रूप से मीनिंग बनेगा। क्या मीनिंग बनेगा कि ग्रुप्स की प्रायोरिटाइजेशन किया जाए। मतलब क्या निकला, हालांकि उनका आइडियल तो ये है कि पूरी की पूरी जनसंख्या को टीकाकरण किया जाए या पूरी तरीके से सब में इम्यूनिटी लाई जाए, फिर भी उनको जो सप्लाई को ध्यान में रखते हुए उनको प्रायोरिटाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा कि पहले किसको प्राथमिकता देनी है, कौन से ग्रुप को पहले टीकाकरण किया जाना, किसको वैक्सीनेशन। तो ये इसका कंप्लीट मीनिंग है जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। तो अब अपने दोनों ही चीजें लेकर चलें, क्योंकि इसमें तो अपने को टाइम ही नहीं लगता, इसमें 2 मिनट लगेगी ज्यादा से ज्यादा मीनिंग देने में। जैसे अदर फैकल्टीज आपको मीनिंग देती है, वो मीनिंग भी मैं बताऊंगा यहाँ पे, तो आपको कंप्लीट मीनिंग भी समझ में आएगा और साथ में अपने इंग्लिश तैयार भी करेंगे। दोनों काम, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे अपने। समझ में आ रही है चीज? अब दोनों चीजें हो जाएगी, ना तो आपको मीनिंग के लिए कहीं भागना पड़ेगा। वैसे तो अपने वर्किंग से करते हैं तो मीनिंग डेप्थ में निकलता है, लेकिन एक साथ भी मीनिंग मैं आपको बता दूंगा कि कईयों को प्रॉब्लम होती है उस वे में अगर बात करें तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी स्पीड लेंगे यहाँ पे, मैंने डेप्थ में आपको करवाया, थोड़ी सी स्पीड लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जहां भी शानदार वाली वर्किंग वहां पे मैं पूरा डेप्थ में करवा दूंगा। तो पढ़ते हैं आगे। While the vaccines have been shown, वैक्सीन्स शो की जा चुकी है, have been show, be shown, पैसिव फॉर्म में बैक रिफ्लेक्शन, have been shown, दर्शाई जा चुकी है, वैक्सीन्स को दर्शाया जा चुका है, दिखाया जा चुका है, टू बी क्या होने के लिए, इफेक्टिव, इफेक्टिव प्रभावी होने के लिए। अब ये देखो यहाँ पे टू बी, अब पर्पज क्या है दिखाई जाने का, इन्फिनेटिव को आप या तो पर्पज की फॉर्म में लो या आगे वाली एक्टिविटी की फॉर्म में लो। तो उनका पर्पज क्या है दिखाए जाने का, टू बी इफेक्टिव, इफेक्टिव होना, कि उनको दिखाया जा चुका है। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां इस पॉइंट पे उनको दिखाया जा चुका है कि वो आगे जाकर इफेक्टिव होंगी, दिखाया जा चुका है इफेक्टिव होना कि आगे जाकर वो इफेक्टिव होगी। इस पॉइंट जहां पे दिखाया वहीं पे भी इफेक्टिव दिखेगी आपको, आगे आगे कभी भी इफेक्टिव दिखेगी आपको। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, जबकि हल्की सी कॉन्ट्रेरी देता है, वैन में थोड़ी सी कॉन्ट्रेरी देता है, जबकि द वैक्सीन्स हैव बीन शोन, दिखाई जा चुके टू बी इफेक्टिव, आपको प्रभावी दिखाई जा चुके में, किसमें, इन प्रिवेंटिंग डेथ और सीवियर डिजीज, क्या करने में, प्रिवेंट रोकने में, किसको, डेथ और सीवियर, सीवियर का मतलब गंभीर डिजीज, बीमारी को रोकने में। तो में किसमें, प्रिवेंटिंग में, डायरेक्ट पता लग गया जेरेंड, कैसे, जैसे मैंने पहले बताया उस तरीके से। ठीक है, में किस फॉर्म में, कौन सा जेरेंड है ये बाइंडिंग की फॉर्म में जेरेंड बना है। डेथ और सीवियर डिजीज बाय एंड लार्ज का मतलब कुल मिलाकर द वैक्सीन्स इफेक्ट, जो वैक्सीन का इफेक्ट है ऑन इंटरप्टिंग, ये भी ऑन इंटरप्टिंग लगा, इंटरप्टिंग पर, तो ये भी आपका जेरेंड बन गया बाइंडिंग की फॉर्म में। और रिड्यूसिंग, और का रिफ्लेक्शन पहले ही जाएंगे, यहीं से मिल जाएगा, या तो इंटरप्टिंग का मतलब रोक लगाना, किसी में अड़चन डालना, हस्तक्षेप करना, और रिड्यूसिंग या कम करना, किसको कम करना, ट्रांसमिशन को, संक्रमण को, इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जिसको कंसिडर किया गया, विचार है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं, इन किसमें, डेप्लॉयमेंट में, किसमें, डेप्लॉयमेंट में, तैनाती में, जिस तरीके से डेप्लॉय किया गया है टीम वगैरह को वहां पे उसकी फॉर्म में, या किस तरीके से स्ट्रेटेजी को डेप्लॉय किया गया, स्ट्रेटेजी पे यह डेप्लॉयमेंट। ठीक है, तैनात करना। तो यहां पे अपने बात करें तो इसका सब्जेक्ट ढूंढने चले तो फ्री एंड फ्रेश चाहिए, तो ट्रांसमिशन को रिड्यूसिंग का तीर लग गया, इंटरप्टिंग का भी तीर लग गया, तो और का रिफ्लेक्शन यहां से भी और आगे जाकर यहां से भी, ये अलग अलग 2 पार्ट बनाता है। या तो क्या करना है, ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करना है या ट्रांसमिशन को रिड्यूस करना, दोनों तरीके से रिफ्लेक्शन लेता है, दोनों साइड। ठीक है, उसको कौन खा गया, इंटरप्टिंग रिड्यूसिंग को ऑन खा गया, वैक्सीन का इफेक्ट फ्री है, वैक्सीन का इफेक्ट बिल्कुल फ्री है। तो ये नया सेंटेंस है, जबकि आपका जो क्या है दिखाया गया है, वैक्सीन को ऐसा दिखाया गया है कि वो प्रभावी है डेथ को रोकने में और डिजीज को रोकने में, फिर भी आपका क्या है, वैक्सीन के इफेक्ट जो है, वैक्सीन का जो इफेक्ट है, इसको ट्रांसमिशन, संक्रमण को रोकने और ये उसको इंटरप्ट करने पे जो इफेक्ट है, वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है किसमें, डेप्लॉयमेंट में, कि वैक्सीन आपकी क्या कर रही है, डेथ को रोक रही है और डिजीज को रोक रही है। ठीक है, इस वे में तो ठीक है, वो दिखाया गया इफेक्टिव है, लेकिन उसके साथ में
क्या है, जो वैक्सीन का इफेक्ट है क्या करें, ट्रांसमिशन को संक्रमण को रोकने में भी, वो भी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, वो संक्रमण होने के बाद डिजीज होती है और डेथ होती है, तो उनको तो रोक रही है, लेकिन उससे पहले डेथ और डिजीज तो बाद में होगी जब संक्रमण आएगा, उससे पहले संक्रमण को रोकना भी एक जरूरी चीज है। इस तरीके से इसने यहाँ पे बोला, मतलब ऐसा होना चाहिए वैक्सीन। हाँ बिल्कुल सही है, वैक्सीन जैसे बताई गई है कि वो डेथ को रोकती है, सीवियर डिजीज को रोकती है, लेकिन उसके साथ वैक्सीन का इफेक्ट ये भी होना चाहिए कि वो संक्रमण को भी रोके, ट्रांसमिशन को भी रोके, आगे से आगे फैलने ना दे, जिसके लग गई उसके अंदर इन्फेक्शन ना आए, और जिस बंदे के वैक्सीन लगी और उससे किसी और में इन्फेक्शन जाए भी ना, ठीक है, उससे आगे फैले भी ना और उसमें खुद में भी इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए। इस तरीके से बात बोलिए। आगे पढ़ते हैं। बिल्कुल शानदार सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी था। स्टडीज हैव शोन, स्टडी शो कर चुकी है। अब हैव बीन शोन का मतलब तो क्या, वैक्सीन शो नहीं कर रही, वैक्सीन को शो किया गया, वैक्सीन को दिखाया गया ऐसा, ठीक है। और यहां पे स्टडी खुद शो कर रही है, वहां वैक्सीन किसी के द्वारा दिखाई गई है तो किसी ने उनको शो किया है। तो हो सकता है स्टडी ने किया, गवर्नमेंट बोल दो, या स्टडी को ही लेते हैं एक एग्जांपल की फॉर्म में। वैसे तो गवर्नमेंट ने वैक्सीन को शो किया है कि वैक्सीन ऐसी है, लेकिन यहां पे अपने बात करें स्टडी की बात करते हैं कि स्टडी ने वैक्सीन को कैसा बताया, इफेक्टिव बताया। और स्टडी ने वैक्सीन को इफेक्टिव बताया मतलब स्टडी ने शो किया, तो हैव शोन एक्टिव फॉर्म, और स्टडी शो की जा चुकी है तो हैव बीन शोन पैसिव फॉर्म, ठीक है। पैसिव और करवाऊंगा मैं आपको, तब और क्लियर हो जाएगा। टेंस तो आपको एक्टिव वाले तो क्लियर हो गए। स्टडीज हैव शोन नहीं, जिसने देखे तो वो प्लेलिस्ट में चले जाना, टेंसेज रियल वर्किंग नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें करवा रखी है सारी क्लासेज, सारी की सारी क्लासेज है टेंसेज की। स्टडीज हैव शोन, शो कर चुकी है एन इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा, कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब संबंध, एक उल्टा संबंध शो कर चुकी है बिटवीन, बीच में किसके, वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शंस। वैक्सीनेशन जो टीकाकरण और जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उनके बीच में स्टडीज क्या कर चुके हैं, एक उल्टा प्रभाव दिखा चुके हैं। हैव का सब्जेक्ट स्टडीज है। ए स्टडी एक जो अध्ययन है, स्टडी है इन तमिलनाडु, किसमें, तमिलनाडु में। शो डिड, दो वर्किंग आती है V2 या V3, V2 को डिड शो पढ़ेंगे, डिड शो अगर आपका सेटिस्फाई हो जाए तो आपका V3 होता है। V3 आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ईडी क्लोज होगा, पैसिव क्लोज होगा, और V2 डायरेक्ट आगे की तरफ जाने वाला एक्शन होगा। तो ए स्टडी एक स्टडी शो कर चुकी, शो किया था एक स्टडी ने, बताया था, दर्शाया था, दैट की तरह पढ़ेंगे पहली बार, कि क्या दर्शाया था, कि क्या दर्शाया था, डेफिनेशन देगा, क्या दर्शाया कि द परसेंटेज ऑफ, जो प्रतिशत है, ऑफ पीपल, लोगों का, ओवर 60 ईयर्स, जो 60 ईयर से ओवर है मतलब उससे ज्यादा है, इन्फेक्टेड इन द सेकेंड वेव। अब इन्फेक्टेड को दो तरीके से पढ़ेंगे, V2 या V3। डिड इनफैक्ट पढ़ते डिड का सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डिड शो का सब्जेक्ट तो स्टडी मिल गया था। इसका अगर अपने डिड इनफैक्ट का सब्जेक्ट ढूंढने चले तो 60 ईयर्स को ओवर खा गया, पीपल को ऑफ खा गया, परसेंटेज जो है वो सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन परसेंटेज इन्फेक्ट करेगा क्या, संक्रमण करेगा क्या, कोरोना करेगा ना, जो अपने वायरस है वो करेगा ना। मीनिंग नहीं आया, बन तो गया लेकिन मीनिंग नहीं आया। आगे और पढ़ते हैं, पूरा सेंटेंस बनने के बाद ही पता लगेगा V2 है या V3। इन्फेक्टेड इन्फेक्ट है इन द सेकेंड वेव, दूसरी वेव में, हैड कम डाउन बाय 7%, वो हैड कम डाउन आ चुका था, कम डाउन कम हो चुका था, कम डाउन का मतलब नीचे आ चुका था, कितना, बाय 7%, 7% के द्वारा मतलब 7% कम हो चुका था। तो क्या कम हो चुका था, हेड का सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं। सेकंड वेव को इन खा गया, सब्जेक्ट नाउन ही होता है, इन नाउन नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है, 16 ईयर्स को ओवर खा गया, पीपल को ऑफ खा गया, परसेंटेज उसका सब्जेक्ट। तो डाउन क्या हुआ, 7% से क्या कम हो सकता है, परसेंटेज। तो परसेंटेज किसका सब्जेक्ट है, हेड कम डाउन का है, तो इन्फेक्टेड का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वो हेड कम डाउन का सब्जेक्ट है, अगर रियल सेंस की फॉर्म में बात करें। अब ऐसे मत बोलना सर पास में इन्फेक्टेड है तो सब्जेक्ट तो इसका बनना, पास वाले का बनता है, मीनिंग भी तो होना चाहिए ना सेंस की फॉर्म में, सेंसिबल मीनिंग भी तो होना चाहिए ना। और हो सकता है यहाँ पे दूसरी वर्किंग भी तो हो सकती है ना, V2 भी तो हो सकता है, सॉरी V3 भी तो हो सकता है, ये आपका ईडी क्लोज भी तो हो सकता है। सुनिए, इस तरीके से मीनिंग सेंसिबल आना चाहिए आपका, मीनिंग उल्टा सीधा नहीं आ सकता। इन्फेक्टेड परसेंटेज थोड़ी इन्फेक्ट करेगा, परसेंटेज तो कम आएगा ना, तो इसका मतलब हेड कम डाउन का, इसका मतलब ये V2 तो है ही नहीं, क्योंकि इसको कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिला, पीछे जाकर देखें तो ये आपका V3 है। और किसका V3, उनमें पीपल का। इनफैक्ट कौन हुआ है, लोग हुए हैं, परसेंटेज तो नहीं होगा ना, इनफैक्ट लोग ही होंगे ना, तो लोग हुए हैं यहाँ पे ना। तमिलनाडु वैसे नहीं होगा, ले तमिलनाडु के लोग होंगे ना, स्टडी इनफैक्ट होगी, तो इनफैक्ट क्या हुए हैं, लोग हुए हैं। तो मतलब क्या बोला, ये एक स्टडी ने शो किया कि जो परसेंटेज है लोगों का ओवर 60 ईयर जो कि इन्फेक्ट हुए हैं सेकेंड वेव में, उनका जो परसेंटेज है वो कम हो चुका है, किसके द्वारा, 7%, मतलब 7% से कम हो चुका है। इवन एज, जैसे कि द नंबर्स इन अदर एज ग्रुप्स रोज, डिड राइज, और
जैसे कि नंबर जो है, संख्या है, वो अदर एज ग्रुप है। दूसरा जो एज ग्रुप है 16 से कम, 18 प्लस वाला, 18, 45, 45, 60, ठीक है, ये वाले जो आपके एज ग्रुप हैं वो क्या हो चुके हैं, रोज, वो बड़े थे, वो इवन एज द नंबर वो बड़े थे। तो उसने क्या बोला कि स्टडी है तमिलनाडु, उसने शो किया कि जो परसेंटेज 60 ईयर्स से अबव पीपल हैं जो इन्फेक्टेड थे सेकेंड वेव में, उनका परसेंटेज तो कम हुआ है, और जो नंबर्स है कि इनकी जो एज ग्रुप्स है, इनके अलावा दूसरे जो एज ग्रुप हैं उनका जो नंबर है वो बढ़ा है, मतलब बूढ़ों में कम हुआ है और जो दूसरे एज ग्रुप है उनमें ज्यादा हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड, जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको कंप्लीट। दिस एज सेगमेंट, ये जो एज सेगमेंट है, जो भाग है, वो था अमंग द अर्ली प्रायोरिटी, अर्ली प्रायोरिटी में था। कौन सा भाग है, जो 16 प्लस, 16 सॉरी मैं बार बार 16 बोल रहा हूं, 60 प्लस, जो 60 प्लस वाला जो एज ग्रुप था वो था अमंग किसमें, अर्ली प्रायोरिटी में था। अर्ली मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली प्राथमिकता उन्हीं को दी गई थी। अर्ली प्रायोरिटी ग्रुप फॉर वैक्सीनेशन, अर्ली प्रायोरिटी ग्रुप्स फॉर वैक्सीनेशन, जो अर्ली प्रायोरिटी ग्रुप्स थे वैक्सीनेशन के लिए, उनमें ये सेगमेंट था। कौन सा, 60 प्लस से वाला। 45 प्लस बोला गया था तो ये सेगमेंट उसमें भी था। 45 प्लस मतलब 60 प्लस तो आएंगे ही आएंगे, तो ये बात इसने बोली है। वो इसका सब्जेक्ट है सेगमेंट। विद द गवर्नमेंट के साथ ओपनिंग अप वैक्सीनेशन, ओपन अप करते हुए। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इज एम आर वॉज वर नहीं है, द गवर्नमेंट इज ओपनिंग अप होता तो आपका मेन एक्शन होता ये, ठीक है। तो ये इसका कोई मतलब सब्जेक्ट क्या, मेन एक्शन नहीं है ये। और आपका दूसरी बात करें मैं, वैक्सीनेशन ओपन करने वाली, वैक्सीनेशन किसी चीज को ओपन करेगी क्या, नहीं खोलेगी, तो ये आपका एडजेक्टिव भी नहीं है। दो बचते हैं, जेरेंड या क्लोज। पहले मैं क्लोज की फॉर्म में देखना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का ये एक्शन बन सकता है क्या, एक्स्ट्रा एक्शन बन सकता है। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन को ओपन अप कर सकती है क्या, खोल सकती है क्या, जारी कर सकती है क्या। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन को, टीकाकरण को बिल्कुल से उसी का एक्शन है, तो अपने आप ही पता लग गया उसका क्लोज है। और एक्स्ट्रा क्लोज क्यों है, एक्स्ट्रा एक्शन क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट को विद ले गया यहाँ पे। गवर्नमेंट के साथ, कैसी गवर्नमेंट, जो ओपन अप करती हुई वैक्सीनेशन फॉर ऑल अडल्ट, सभी वयस्कों के लिए, उस गवर्नमेंट के साथ। इट इज, ये क्या है, इट इज इंपेरेटिव, ये जरूरी अनिवार्य है, दैट की, पहले की तरह पढ़ेंगे। सम लाइन लिस्ट, लाइन लिस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट, सही तरीके से बनाएगी, टाइम, पर्सन, ग्रुप या फिर प्लेस वगैरह को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइज्ड जो लिस्ट है, दैट सम, कुछ लाइन लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी प्राथमिकता की, बी रेडिड, वो की क्या की जाए, बी रेडिड तैयार की जाए, ऑन द बेसिस, आधार पर, ऑफ वल्नरेबिलिटी, एक तो कमजोरी के आधार पे या एक्सपोजर के आधार पे कि कौन ज्यादा कमजोर है, किसको जल्दी से ये डिजीज अफेक्ट कर सकती है, एंड सोसाइटल रोल, और दूसरा किसके आधार पे, सोसाइटल रोल के, सामाजिक रोल के आधार पे। और सोसाइटल रोल का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से सोसाइटल रोल के आधार पे। जब तक मैं आपको मीनिंग बताऊं तब तक मुझे ये बता दो कि ये बी कहां से सेटिस्फाई हुआ। जो आपकी सम लाइन लिस्ट है उसको कोई सेंटेंस नहीं मिला, वो कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये जल्दी से मुझे बता दो। तब तक मैं आपको सोसाइटल रोल बता देता हूं साथ साथ। सोसाइटल रोल का मतलब होता है सामाजिक रोल के आधार पर प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। सामाजिक रोल मतलब कैसे, जैसे डॉक्टर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी, उसके बाद अपने बात करें जैसे पुलिस वाले होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाए, पहले उनको वैक्सीनेशन किया जाए पुलिस को। उसके साथ में अपने बात करें बैंकिंग एम्प्लॉयज़ वगैरह है, जो बैंक के एम्प्लॉयज़ वगैरह उनको, क्योंकि जो जल्दी एक्सपोजर में आते हैं, जो ज़्यादा डील कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाए। सोसाइटल रोल मतलब सोसाइटल रोल जिनका सामाजिक रोल है, जो समाज के साथ इंटरफेयर कर रहा है, मतलब समाज के साथ इंटरफेयर तो क्या कर रहा है, समाज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसको क्या करना है, पहले वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। तो वो वाली चीज है। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं जो बी रेडिड है वो आपका क्या है, थीम केस। अब यहां से आपका थीम केस क्लियर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर थीम केस क्या होता है, थीम केस अब क्लियर हो जाएगा आपका। तो विद द गवर्नमेंट के साथ कैसी, ओपनिंग अप वैक्सीनेशन, जो सभी के लिए ओपन अप करते हुए। अब ये ओपनिंग अप है, ना तो इसको पीछे से तीर लगा, ना इसको किसी ने बाइंड किया किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और ना इसको आगे सेंटेंस मिला, क्योंकि सेंटेंस एक ही है, इज का, जिसका सब्जेक्ट क्या है, इट है, ये किसी का सब्जेक्ट भी नहीं बना, तो जेरेंड तो नहीं बनेगा। ये क्या बना आपका, क्लोज, और किसका, गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा एक्शन। गवर्नमेंट ओपन अप कर रही है, खुद कर रही है, तो गवर्नमेंट कैसा एलिमेंट है, तीर छोड़ रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट एक्टिव एलिमेंट, इसलिए आईएनजी क्लोज है, ना कि गवर्नमेंट किसी के द्वारा ओपन अप की गई है, फिर आपका ईडी होता। तो गवर्नमेंट के साथ कैसी गवर्नमेंट, जो ऑल एडल्ट्स के लिए वैक्सीनेशन को ओपन अप कर रही है, जारी कर रही है,
करने वाली जो आपकी गवर्नमेंट है उसके साथ ये जरूरी है कि सम लाइन लिस्ट और प्रायोरिटी की जो सम लाइन लिस्ट है, जो लिस्ट है, आप लाइन लिस्ट छोड़ो, लिस्ट छोड़ो, बोलो ओनली प्रायोरिटी की जो लिस्ट है वो क्या की जाए, रेडी की जाए। तो ये आपका सेंटेंस है। इंस्ट्रक्शन मतलब ये जरूरी है। इंपेरेटिव कैसी है, ये साथ में इंपेरेटिव नाम भी दे दिया। तो इंपेरेटिव कैसे, इंपेरेटिव का मतलब जो जरूरी होता है, जैसे मैंने बोला कि आई ऑर्डर देम, मैं उनको ऑर्डर करता हूं, या फिर जैसे मैंने किसी को ऑर्डर दिया, डायरेक्ट मैंने बोला क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद किया जाए, द डोर बी क्लोज्ड। शुड बी क्लोज्ड का मतलब क्या है, दरवाजे को बंद किया जाए, करना चाहिए उस वे में। मस्ट बी क्लोज्ड कंपल्सन के फॉर्म में बंद करना चाहिए इसको, और बी क्लोज्ड का मतलब बंद किया जाए। इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, डायरेक्ट का डायरेक्ट ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन है। कैसे, ये जरूरी है कि लिस्ट तैयार की जाए, लिस्ट तैयार करनी चाहिए, शुड बी रेडिड। कंपल्सन की फॉर्म में लिस्ट तैयार की जानी चाहिए, मस्ट बी रेडिड। लिस्ट तैयार की जाएगी, विल बी रेडिड। ठीक है, इस तरीके से आपका यूज होता है। लिस्ट तैयार है, डज बी रेडिड, इज रेडिड। लिस्ट तैयार की गई, डिड बी रेडिड, वॉज रेडिड। टेंसेस की मैंने क्लासेस करवा रखी है, उनमें आपको क्लियर है किस तरीके से, अगर वो की है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं। लिस्ट तैयार की जानी चाहिए, शुड बी रेडिड, इस तरीके से हो गया। लिस्ट तैयार की जा सकती है, कैन बी रेडिड। पॉसिबिलिटी फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, हो सकता है लिस्ट तैयार की जाए, मतलब तैयार हो सकती है, मे बी रेडिड। ओनली लिस्ट तैयार की जाए, दरवाजा बंद किया जाए, बी क्लोज्ड, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। लिस्ट तैयार की जाए, लिस्ट बी रेडिड। थीम केस, इंस्ट्रक्शन केस, क्लियर है? बेस्ट। नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, और थीम केस लिख लेना कि थीम केस क्या होता है। ये सेंटेंस नोट डाउन कर लेना, क्लियर हो जाएगा आपका परमानेंट। अगर आपको अभी क्लियर हो गया होगा मैक्सिमम को, जिसको नहीं क्लियर हो वो एक बार दोबारा से देख लेना, आपको 100% गारंटी हमेशा के लिए थीम केस क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? तो पूरे अपनी बात करें इसकी, पूरे एडिटोरियल की, तो क्या बोल रहा है कि जो मेन यही बोल रहा है कि वैक्सीनेशन की जो सप्लाई को ध्यान में रखते हुए बहुत कम सप्लाई हो रही है, डेवलपमेंट वगैरह इतना नहीं हो रहा है, इसलिए तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाना चाहिए, प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। जो एज ग्रुप है उसके, मतलब 18+ वालों को, जिनको भी बोला गया उनके लिए, जो वल्नरेबल है उनको पहले वैक्सीनेशन दिया जाए, सबसे पहले उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। इस तरीके से इसने बात की। और जो सोसाइटल रोल जो क्या करते हैं, सोसाइटी की फॉर्म में, सोशल फॉर्म में जो क्या करते हैं, जैसे जो ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं सोसाइटी के साथ, जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे, तो उनको पहले वैक्सीनेशन किया जाए, ये बात इसने यहाँ पे बोली है। तो बड़ा ही शानदार एडिटोरियल, बड़ी शानदार लैंग्वेज। अब आई थिंक आप लोगों के सभी के समझ में आ गया होगा कि ये बोलना क्या चाहता था, और इसकी वर्किंग भी आप लोगों को समझ में आ गई कि हर एलिमेंट की क्या वर्किंग थी। तो इस तरीके से आपको एडिटोरियल वगैरह करने होते हैं अगर इंग्लिश आपने तैयार करनी है, और इस तरीके से करोगे तो स्पीड अपने आप बनेगी, आपकी एकदम से स्पीड बनेगी। जैसे आप मैथ्स वगैरह में करते हो ना, तो आपकी पहले स्पीड कम होती है, आप कैलकुलेशन करते हो, बाद में एकदम से स्पीड बनती है। तो इसी तरीके से आपकी इसमें भी स्पीड बनेगी। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा स्पीड आएगी, उतनी जितना घिसोगे उतनी ही शार्प होगी। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इसको करना है। तो रिवाइज कर लेना अच्छे से। रिवाइज करने का मेथड मैंने आपको बता रखा है, स्पीड डबल कर लिया करो क्लास की, उसमें ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, 2 गुना कर लिया करो उसको, स्पीड के अंदर आप कर लिया, तो टाइम आपका हाफ हो जाएगा और रिवाइज भी आपके हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।